नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबर लेकर स्वदेश खबर में मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। बड़ी खबरों में सबसे पहले सरकार के फाइनेंशियल रिफॉर्म पर फोकस की बात करेंगे। साथ ही रेलवे कर्मचारियों को मिले केंद्रीय कैबिनेट से बोनस की खबर पर भी बातचीत होगी। बिहार को किन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मिली है ये भी बताएंगे। वहीं कांग्रेस का मिशन बिहार की भी चर्चा करेंगे, जहां CWC की बैठक हो रही है। वहीं एशिया कप में टिकट टू फाइनल आज टीम इंडिया की बांग्लादेश के साथ भारत की है टक्कर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजार के साथ। तो आज निफ्टी में लगातार चौथे दिन कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी में आज 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही और ये 25,000 के पास बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा पिटाई रियल्टी और ऑटो शेयरों की हुई। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए मेरे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं आज किस तरह का एक्शन मार्केट में दिखा। आज दिन की ट्रेड की बात करें तो लगातार चौथे दिन जो है निफ्टी में गिरावट देखने मिली है। 25,000 लेवल्स के पास जो है निफ्टी जाके बंद किया है। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी गिरावट देखने मिली है और देखे जाए तो 55,200 लेवल्स के नीचे आ गया है। सबसे ज़्यादा बिकवाली जो है PNB और इंडसइंड बैंक में देखने मिली है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेसेस दोनों में लगातार 3 सेशन चलते हुए आपको सेलिंग देखने मिल रही है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स का भी सपोर्ट नहीं देखने मिल रहा है। अगर सेक्टोरली बात करें, निफ्टी FMCG एकमात्र सेक्टर है जहां पे एज ए डिफेंसिव पॉजिटिव रिटर्न्स आए। 3 सेशन के लूजिंग स्ट्रीक को जो है वो कवर अप किया और HUL और टाटा कंज्यूमर में तेजी दिखने मिली। निफ्टी रियल्टी टॉप सेक्टरल लूजर है और लगातार 3 कंसेक्यूटिव सेशंस में गिरावट देखने मिल रही है। स्टॉक्स जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में जो बड़ी गिरावट आई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स लाल निशान में मुनाफा वसूली देखने मिली, 1% से ज़्यादा गिरा और 5 दिन के लो से नीचे आया संवर्धन मदरसन, जहां पे सबसे ज़्यादा लॉसेस दिखने मिले हैं। अगर हम बात करें तो आज होल्डिंग कंपनी में बहुत जोश देखने मिला था। टाटा इन्वेस्टमेंट, JSW होल्डिंग्स, जुआरी, नालवा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही थी। वही शिपिंग कंपनी की बात करें तो बड़े इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स और फंड्स की जो ऐलान जो गवर्नमेंट से आई उसके कारण शिपिंग कॉर्प, JRSC और कोचिन शिपयार्ड दिन के ट्रेड में अच्छी मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे थे। रियल्टी शेयरों में ज़्यादा गिरावट देखने मिल रही थी और कुछ शॉर्ट्स भी आए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, ओबरॉय रियल्टी और फिनिक्स मिल जैसे स्टॉक्स में जो है बड़ी सेलिंग प्रेशर आए। और आखिर में हम बात करेंगे ऑटो एंसिलरी स्पेस पे। यहाँ पे जो है एक ब्रेक लगा है। ओवरऑल ऑफ कोर्स जिस तरह फेस्टिव सीजन के अपडेट्स आ रहे हैं वो तो स्ट्रांग है ही, लेकिन एक मुनाफा वसूली की राउंड आई देखने मिले। जिस तरह टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्री जैसे स्टॉक में जो है सेलिंग प्रेशर आया। और अब बात केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की। बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जी। प्रकाश, बताएं कैबिनेट की मीटिंग में आज कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं? देखिए, एक हफ्ते के गैप के बाद कैबिनेट की बैठक हो रही थी और अगर आप देखें तो इसमें मोटे तौर पे 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। जो सबसे बड़ा फैसला जो कैबिनेट ने लिया है वो शिपिंग सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में है, शिपिंग सेक्टर से संबंधित है, जिसमें 3 अहम स्कीम्स जो है उसको मंजूरी दी गई है और शिपिंग सेक्टर में जो पूरा इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने पर एक आम सहमति बनी है और इन 3 स्कीम्स के जरिए इसको सरकार अगले 5 से 7 सालों के अंदर इसको डेवलप करेगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। करीब 70,000 करोड़ रुपए की जो स्कीम है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें अगर आप नज़र डालें तो करीब 25,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए रखा गया है। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, उसके लिए करीब 20,554 करोड़ रुपए की राशि, करीब 4,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट के तौर पर, यानी कि जो कंपनियां शिप ब्रेकिंग के काम में लगी होंगी उनको भी इंसेंटिव का फायदा मिलेगा। 4,000 करोड़ रुपए की राशि अप्रूव की गई है। इसके अलावा एक और स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड, उसके लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो मंजूर की गई है। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंसेंटिव प्लान की घोषणा की गई है जिसमें अगर आप वैसे वेसल्स जो कि 100 करोड़ से नीचे की लागत के हैं, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आपको 15% का इंसेंटिव मिलेगा
वैसे वेसल्स जो कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के हैं, वहां पर आपको 20% का इंसेंटिव मिलेगा। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है और मैरीटाइम सेक्टर, शिप बिल्डिंग सेक्टर, उसमें कंप्लीट आत्मनिर्भरता हासिल करने के मकसद से सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है, वो दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, अगर आप नेशनल हाईवेज की बात करें, इलेक्शन बाउंड बिहार में राजगीर तिलैया लाइन जो है, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लाइन, उसके लिए करीब 2192 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर किया गया है। ये रेलवे का प्रोजेक्ट है, इसको लाइन को डबल किया जाएगा। साथ ही साथ एक नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है से साहिबगंज बेतिया नेशनल हाईवेज का, उसको भी 4 लेन करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। रेलवे के कर्मचारियों को तोहफा मिला है, इसके लिए एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है उसका ऐलान किया है केंद्रीय कैबिनेट ने। दिवाली से पहले फेस्टिवल सीजन के मौके पर उनको 78 दिन के बोनस का फैसला यूनियन कैबिनेट ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं ये यूनियन कैबिनेट की आज की बैठक में लिए गए हैं। जी प्रकाश, ईटी नाउ की एक एक्सक्लूसिव खबर है कि सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की लिमिट बढ़ाने पर अब सरकार विचार कर रही है। ये खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिली है और प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, इस पर क्या है पूरी डिटेल्स, जरा समझाइए। देखिए, सरकार नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ रही है और लिहाजा अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसमें कई तरह के प्रस्ताव हैं जिस पर विचार किए जा रहे हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसमें एक प्रस्ताव ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो एफडीआई की लिमिट है उसमें बढ़ोतरी की जाए। खासकर जो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, इंडियन इकोनॉमी की जो मौजूदा ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल सेक्टर का मजबूत होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस वक्त जो लिमिट है वो 20% है। अगर आप एफडीआई लिमिट की बात करें, उसको 26% से भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट और आरबीआई जो शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं, खासकर एफडीआई की बात करें, उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स जो हैं उसको लेकर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला नहीं हुआ है। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ जो मंथन हुआ है, मंथन कार्यक्रम कुछ दिन पहले, उसमें भी एक एजेंडे के तौर पर इसको शामिल किया गया था, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इस मसले पर चर्चा की गई कि आखिर कैसे इस रोड मैप को अचीव किया जाए, सरकार यहाँ से कैसे आगे बढ़े। साथ ही साथ सरकार की योजना ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो वो फाइनेंशियली साउंड हो, स्टेबल फंड फ्लो हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कस्टमर एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको ज़्यादा मॉडर्न बनाया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो कैपिटल फ्लो हो वो लगातार बनी रहे, जो इन्वेस्टमेंट हो वो ज़्यादा मजबूत हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि जो एफडीआई की लिमिट है उसको 20% से बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सरकार ये भी चाहती है कि ग्लोबली जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो उपस्थिति है वो बढ़े, और टारगेट ये है कि कम से कम अगले 10-15 साल के अंदर ओवरऑल जो 20 टॉप ग्लोबल बैंक्स हैं उसमें कम से कम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो। और इस योजना को ध्यान में रखते हुए ये तमाम रिफॉर्म्स जो हैं इस पर चर्चा की जा रही है, और आने वाले दिनों में अगर सहमति बनती है तो सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। जी प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। फोन पे ने सेबी और एक्सचेंज के पास आईपीओ के लिए अर्जी दाखिल की है। क्या है इसकी पूरी डिटेल, जानते हैं मेरे सहयोगी अनुराग जोशी से। जी अनुराग, बताएं। डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे अपने आईपीओ की तैयारी कर रही है। इसको देखते कंपनी ने कुछ महत्वपूर्ण कदम अभी उठाए हैं, जिनमें अभी कंपनी ने एक प्री फाइलिंग किया है अपने आईपीओ DRHP, जो कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। इसे गोपनीय रूप से इसे प्री फाइल किया गया है सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ। अभी ये पहला अहम कदम है फ़ोन पे का अपनी आईपीओ लाने का, और ये आईपीओ से ये माना जाता है कि जो कंपनी के अभी के जो मालिक हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनकी भागीदारी है, वॉलमार्ट,
जो कि एक अमेरिकी जायंट है, वह अपनी कुछ भागीदारी इस आईपीओ के ज़रिए बेचेंगे और कुछ अन्य जो अहम शेयर होल्डर्स हैं जैसे कि जनरल अटलांटिक एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है जो कि एक शेयर होल्डर है फ़ोन पे में, वह भी संभावना है कि अपनी जो कुछ भागीदारी है ये आईपीओ की द्वारा वो बेचेगी। जो कंपनी ने ये कंफर्म किया ईटी नाउ स्वदेश को कि वह एक गोपनीय रूप से अपनी डीआरएचपी उसने फाइल कर दी है और वह आईपीओ की तैयारी कर रहा है। अभी कंपनी ये माना जा रहा है कि कंपनी करीब 12,000 करोड़ रुपए जो कि 1.5 बिलियन डॉलर्स हैं, ये आईपीओ का साइज़ होगा और जो बैंक इस आईपीओ को चला रहे हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के तौर पे वे रहेंगे सिटी, कोटक, जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली। फ़ोनपे का आईपीओ एक ऐसा समय आ रहा है कि जबकि कंपनियां लगातार एक आईपीओ की तैयारी में जुटी हुई हैं, कई कंपनियां जुटी हुई हैं और इस साल अगर हम देखें तो कुछ बहुत बड़े आईपीओ आ चुके हैं जिनमें कि एचडीबी फाइनेंशियल एक कंपनी थी जिनकी आईपीओ आई है और अभी कुछ और बड़ी और अहम कंपनियां अपनी आईपीओ आगे लाने वाली हैं जिनमें ग्रो है और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है। फ़ोनपे का गठन 2012 में हुआ था और उसके जो पहले फाउंडर्स थे वह राहुल चारी, समीर निगम और बुर्जीन इंजीनियर है। चलिए अब कमोडिटी का रुख करते हैं और देखते हैं कि सोने और चांदी की चाल आज कैसी दिख रही है। बताने के लिए मेरे सहयोगी विश्व मोहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, आज के सेशन में थोड़ी मुनाफा वसूली के बाद आगे सोने में किस तरह की तेजी रहेगी, बताइए। देखिए, आगे के लिए तेजी के फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, लेकिन आज के सत्र की पहले बात कर लेते हैं। कल हमने देखा था नया हाई बना था 1,14,000 रुपए के ऊपर सोने का, चांदी 1,35,700 का नया हाई कल बनाई थी, लेकिन आज दोनों ही काउंटर में मुनाफा वसूली दिख रही है। हालांकि शुरुआती नरमी के बाद हमने दिन के दौरान दोनों ही काउंटर में रिकवरी भी देखी थी, लेकिन वापस से मुनाफा वसूली बढ़ी है और ये गिरावट चांदी में ज़्यादा दिख रही है। 1,000 रुपये तक की गिरावट चांदी में आ चुकी है, 1,34,000 रुपये तक फिसल कर आ चुकी है। रिकॉर्ड से करीब 1,700 रुपये नीचे चांदी ट्रेड कर रही है। गोल्ड का भाव भी 1,13,200-300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर $3,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आज कह सकते हैं एक मुनाफा वसूली है, लेकिन अभी भी जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है वो काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। यूएस फेड में ब्याज दरों में लगातार यहाँ पर आगे कटौती के संकेत मिल रहे हैं। इस साल की पहली कटौती सितंबर में हुई, अब आगे लग रहा है कि अक्टूबर में और दिसंबर इन दोनों बैठकों में कटौती हो सकती है। तो एग्रेसिव कटौती का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे फेड अधिकारी हैं, उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अगर लेबर मार्केट की स्थिति और ख़राब होती है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा कटौती होगी। साथ ही रूस और नाटो के बीच में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, तनाव ज़्यादा दिख रहे हैं, तो सेफ हेवन के तौर पर इससे सुरक्षित विकल्प अभी फिलहाल नज़र निवेशकों को नहीं आ रहा है। तो ये है एक मुनाफा वसूली के तौर पे देखे, इसे आप ट्रेंड के बदलाव के तौर पे ना देखे, यही सलाह हमारे चैनल पे सारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। तो वेट करें, भाव स्थिर हो, नीचे आए, मौका मिले, धीरे धीरे खरीदारी करें, यही सलाह दी जा रही है। जी विश्व मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। मेट्रो ब्रांड्स के सीएफओ कौशल पारेख ने हमारी सहयोगी अंजलि से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगी जीएसटी में आए हुए चेंजेस का मेट्रो ब्रांड्स के कई सारे जो सब ब्रांड्स हैं उन पे किस तरह का इम्पैक्ट है और कौन सी कैटेगरी या फिर कौन से ब्रांड में आप सबसे ज्यादा इम्पैक्ट या बेनिफिट देखते हैं? आई थिंक ऑन एन ओवरऑल बेसिस अगर हम देखें बेस्ड ऑन डेटा जो हम हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में पब्लिश करते हैं, अराउंड 44% ऑफ आवर सेल्स इज बिलो 3,000 एंड क्लोज अबाउट 35-40% ऑफ आवर टोटल सेल्स वुड बी सब 2,500. So overall 40% of our sales would get impacted because of ये जो change हमने देखा है. Among the brands, if I have to talk to, Walkway is one of our brand which operates in the value segment. In that format, close to about 90% जो हम बेचते हैं वो format में वो positively impact होगा. So yes, ये broadly ये numbers हैं हमारे लिए. और जीएसटी चेंजेस का इम्पैक्ट
क्योंकि आप पास ऑन करेंगे सारा बेनिफिट कस्टमर्स को, टॉप लाइन बॉटम लाइन पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा, या फिर क्यूमुलेटिवली जो कंज्यूमर सेंटिमेंट बेटर होगा, क्या उससे सेल्स में आप ग्रोथ देखते हैं, और क्या वही एक इम्पैक्ट हमें फाइनेंशियल्स पर देखने मिलेगा? आई थिंक जैसे आपने बोला, ओवरऑल जो जीएसटी रिडक्शन है वो बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करेंगे. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव टॉप लाइन या बॉटम लाइन में हम कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखते, बट ओवरऑल जो कस्टमर सेंटीमेंट में एक पॉजिटिविटी जो हम देख रहे हैं, वी फील उसकी वजह से ओवरऑल सेल्स दैट विल हैपन वुड बी मच हायर. सो रादर देन जस्ट फ्रॉम जीएसटी कट, आई थिंक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सेंटिमेंट्स से ओवरऑल सेल्स इम्प्रूव होगी, ये हमारा मानना है. और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा. स्विगी ने रैपिडो में हिस्सा बिक्री का ऐलान किया है. साथ ही कंपनी ने इंस्टामार्ट को लेकर भी बड़ी योजना बनाई है. क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से बताने के लिए मौजूद है हमारे साथ स्नेही. जी स्नेही, बताएं. जी हाँ, स्विगी के स्टॉक के बारे में बात करते हैं. आज सारी नजरें स्विगी पर है. दो बड़े न्यूज़ फ्लोज आए हैं कंपनी से कल शाम को. पहले के बारे में बात करेंगे जो उनका क्विक कॉमर्स बिजनेस है स्विगी इंस्टामार्ट, वो उन्होंने अपने पेरेंट कंपनी से अपने होली ओन सब्सिडरी स्विगी इंस्टामार्ट लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया है. इंटरनल ट्रांसफर है और ये सेल कंप्लीट हो जाएगा Q3 FY26 के बाद. दूसरे बड़े न्यूज़ फ्लो के बारे में बात करते हैं जहां पर स्विगी अपना पूरा 12% का स्टेक रैपिडो में ऑफलोड करने की बात कर रहा है. स्विगी 10 इक्विटी शेयर और 1.63 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स रैपिडो के ऑफलोड करेगा और इस पूरी डील का की रकम है 2400 करोड़ रुपए, 2400 करोड़ रुपीस. ये स्टेक जो रैपिडो में है स्विगी प्रोसेस के 2 यूनिट वेस्टब्रिज कैपिटल और MIH इन्वेस्टमेंट्स को बेचेगा. और याद रखिएगा कि अप्रैल 2022 में स्विगी ने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था रैपिडो में और अब वो इसे 2400 करोड़ में बेचने वाले हैं. इसका मतलब 2.5% से ज़्यादा हमने अपटिक देखा है स्विगी के इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 3 साल के लिए. तो रैपिडो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहा है स्विगी के लिए. अब समझते हैं कि ऐसे क्यों कर रहा है स्विगी, बिकॉज याद रखिएगा उसके Q1 कॉन कॉल में भी स्विगी ने कहा था कि रैपिडो अब फूड टेक बिजनेस में फोरे करने को जा रहा है, जो स्विगी के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और एक क्लैश हो सकता है. इसके दम पर स्विगी अपना पूरा स्टेक ऑफलोड करने की सोच रहा है. अब स्विगी के कैश बैलेंस को क्या होगा, याद रखिएगा जून 30 को Q1 के एंड में स्विगी का कैश बैलेंस था 5354 करोड़ रुपीस. अब 2400 करोड़ से ये बढ़ जाएगा और इलारा अनुमान लगाता है कि लगभग 6500 करोड़ तक का कैश बैलेंस आएगा अगर हम स्विगी के बर्न रेट, कैश बर्न रेट को फैक्टर इन करें. और इलारा ये भी मानता है कि ये स्विगी को सफिशिएंट कैपिटल देगा जेप्टो, इटर्नल, नए एंट्रेंट्स हैं उनके साथ मुकाबला करने में. इलारा का मानना है कि वर्स्ट केस ये जो कैश है स्विगी के बुक्स पर ये उन्हें आगे जाते हुए 5 क्वार्टर तक लास्ट कर सकता है. अब रैपिडो के बारे में बात करते हैं. रैपिडो के वैल्यूएशन को क्या होगा, स्विगी का सेल जो है 2400 करोड़ का वो मोर देन डबल करेगा रैपिडो के वैल्यूएशन को 2024 के कंपैरिजन में. अगर 12% का स्टेक अगर 2400 करोड़ है, इसका मतलब पूरा 100% है 20,000 करोड़ और ये डबल है वैल्यूएशन रैपिडो के लिए जो हमने 2024 के लेवल्स में देखा था. लास्टली ब्रोकरेजेस के बारे में बात करेंगे. ब्रोकरेज पॉजिटिव व्यू बनाए रखते हैं. एलारा का एक अक्यूमुलेट रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस 450 रुपए. नोमुरा का बाय रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस 550 रुपए. तो स्विगी के स्टॉक्स पर नजर बनाए रखेगा. बहुत सारे न्यूज़ फ्लो है स्विगी को लेकर. जीएसटी में राहत से रिटेल और खपत वाली चीजों की मांग बढ़ी है. खरीदारी के लिए लोग अब मॉल का रुख कर रहे हैं. सबसे पहले जानना चाहूंगी जीएसटी में आए नए चेंजेस के लिए आपने किस तरह की प्रिपरेशंस कर रखी है और किस तरह का कंज्यूमर डिमांड पे आप इम्पैक्ट देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में? सिर्फ अभी 2 दिन ही हुए हैं तो रिजल्ट्स तो मेरे पास सिर्फ 1 ही दिन के हैं, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझा हूँ, आई थिंक कस्टमर का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा जागा है. कहना मुश्किल है कि फेस्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा जागा है कि जीएसटी की वजह से ज़्यादा जागा है, बट ये बात ज़रूर है कि जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं नॉर्थ इंडिया में, वैसे ही कस्टमर तुरंत दुकान पे आ जाते हैं. एंड पूजो चूँकि इस साल थोड़ा जल्दी है तो उसकी वजह से भी अच्छा ट्रैक्शन नज़र आ रहा है. बट जो सेंटिमेंट मैं फील कर पा रहा हूँ मीडिया से, डिफरेंट कम्युनिकेशन माध्यम से,
मेरे को ऐसा लगता है कि कस्टमर का रुझान इस बार शॉपिंग के लिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ होना चाहिए। त्योहारों का मौसम आगे आ रहा है और उसमें हम देखते हैं कि काफी खरीदारी की जाती है। इस बार जीएसटी चेंजेस के साथ और भी एक्सपेक्टेशंस है कि बेहतर खरीदारी होगी, तो किस तरह के सेल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर पिछली साल से कंपेयर करें तो इस बार कैसे सेल्स एक्सपेक्ट करते हैं? ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जीएसटी की वजह से, लेकिन फेस्टिव पीरियड हमेशा अच्छा होता है। इस बार बारिशें अच्छी हुई हैं। मेरे को उम्मीद है, जो भी फोरकास्ट है, कि ठंड भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में। सो ठंड की वजह से, अगर पिछले साल ठंड काफ़ी सबड्यूड थी, बहुत लेट आई थी, अगर ठंड जल्दी आती है तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एंड फेस्टिविटीज अलॉन्ग विद अच्छी, अगर सर्दी का मौसम होता है तो उससे अपने आप खरीदारी बढ़ जाती है। एंड हम चूंकि अपैरल में ज़्यादा स्पेशलाइज करते हैं, कपड़े हमारा मेन रेडीमेड कपड़े हमारा मेन बिजनेस है, तो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। नॉर्मली Q3 हमारा जो सबसे बड़ा क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, सितंबर बस एंड होने वाला है और अक्टूबर शुरू होने वाला है, तो अक्टूबर में ही मोस्टली सारे फेस्टिवल्स पड़ रहे हैं। पूजो थोड़ा सा जल्दी है, बट अदरवाइज जो अभी तक अर्ली ट्रेंड्स आए हैं उसमें हमें फुटफॉल भी अच्छे नजर आ रहे हैं और ग्रोथ भी अच्छी नजर आ रही है। ये थे वी मार्ट के सीएफओ आनंद अग्रवाल, जिससे हमारी सहयोगी अंजलि ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिनेमा जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। जंगली पिक्चर्स, जो अपनी दमदार कहानियों जैसे राजी, तलवार और बधाई दो के लिए जानी जाती है, उसने अपनी अगली बड़ी फिल्म HAQ का टीजर जारी कर दिया है। यह एक जबरदस्त कहानी है जो मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित है। जंगली पिक्चर्स ने इस फिल्म का निर्माण इंसोमनिया फिल्म्स और बावेजा स्टूडियो के साथ मिलकर किया है।